जो महिलाएं घूमती थी कहीं और, अगर पुरुष पूछता है कहाँ गए थे आप, तो घर में आकर के चूड़ी फोड़ करके उस पर आरोप जो लगाते थे, अब उस पर जांच होगा। 112 बहुत यूज किए आप कि आप जो अपने दिल की बातों को नहीं कह पाते हैं और कैमरा ऑन कर कर आप सुसाइड कर कर मर जाते हैं, तो एनसीआरबी की रिपोर्टें कहती है कि लगभग साल में 1 लाख से ज्यादा पुरुष या तो सुसाइड कर दिया जाता है या फिर वो मारा जाता है, और उसके मारने के पीछे उसकी कहीं ना कहीं से उसकी पत्नी की उसमें हाथ होती है। और हम अगर कानूनी रूप से कहिए तो कानूनी रूप से, अगर सामाजिकता के रूप में कहिए तो सामाजिकता के रूप में आपके साथ खड़े होंगे और आपकी वहां तक मदद करेंगे जब तक इसका निस्तारण ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। देखिए, इन दिनों कई खबरें जो है, चाहे वो अखबार के माध्यम से आप सुन रहे हो या फिर टीवी के माध्यम से आप जान रहे हो, खबरों में ये अमूमन एक खबर हमेशा ये नजर आती है, देखने को मिलती है कि भाई पति जो है अब दहशत में है। क्यों दहशत में है? क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कुछ परेशानियां रह रही है आपस में, यानी जो पति पत्नी के रिश्ते हैं इनमें क्यों इतने कड़वाहट आ रहे हैं? इसकी कैसी गुंजाइश है? क्या असर पड़ रहा है बच्चों पर और क्यों ये फंसते जा रहे हैं? एनसीआरबी की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो लगभग हर साल 1 लाख जो पति हैं यानी पुरुष वर्ग के लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर क्यों? दरअसल यही जानने आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे संस्थान में जो पुरुषों के जो अधिकार हैं उसकी जानकारी देता है। हम यहाँ इसलिए भी आए हैं कि जो पुरुष प्रताड़ित हैं या जो परेशान हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए तो कानून इतने कड़े कड़े हैं कि भाई देखा जा रहा है कि महिलाएं इस कानून का नाजायज फायदा भी उठा रही हैं और ऐसे ऐसे एलिगेशन पुरुषों पर लगाए जाते हैं जो बहुत ही मुश्किल में डाल देता है पूरे परिवार को। आज पुरुष के लिए भी कई संस्थान हैं जो खुल गए हैं और संस्थानों के क्या हैं, कैसे वो कोशिश करती है संस्थान, क्या कुछ मदद करती है पुरुषों के लिए, यही जानना जरूरी है, क्योंकि अनभिज्ञता ही जो कारण है वो परेशानी का बन जाता है। तो चलिए, इस एक संस्था है जो मेन राइट्स फाउंडेशन करके, पुरुष अधिकार मंच करके एक संस्था है, आज हम वहां पहुंचे हैं और हमारे साथ इस संस्था के जो हेड हैं, यानी अगर कहें तो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, और एक तरफ हमारे अधिवक्ता हैं जो इस संस्था में लोगों को सलाह देते हैं इस संस्था के माध्यम से और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं। ये रविरंजन दीक्षित हैं, अधिवक्ता हैं, इनसे आज हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले राहुल जी से हम बात करते हैं कि इस मंच की उपयोगिता क्या है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया को जितने भी देश के जनता देख रहे हैं, जो भी पीड़ित है, सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोगों को बोलने के लिए एक अधिकार मंच चाहिए था, जो बोल नहीं पाते थे। और ये जहां तक मैं बोलूँगा कि बिहार की बात करूँगा तो बिहार में ये बिहार का सबसे पहला मंच है जो हम लोगों ने लाया है, और इसमें हमारी संस्था में 16 लोग हैं। आपको एडवोकेट से लेकर के IAS IPS तक हैं, पुलिस अधिकारी तक हैं, और ये सारे सलाह मशविरा से काम होता है। जो पुरुष पीड़ित रहते थे, बोल नहीं पाते थे, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं घट रही है, जैसे कि पुरुष जा रहे हैं, शादी करके जा रहे हैं तो वहीं हत्या हो जा रही है, किसी के नीले ड्रम में, बहुत सारी कहानियां चल रही है, आजकल बहुत टॉप में चल रहा है, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। उसको क्या है कि किसी के पास बोलने के लिए उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि किसी के पास जाकर बोल पाए कि भाई हमारे साथ ये घटना घट रही है, तो हम जाएं तो जाए कहाँ जाएं, किसके पास बोलें। अगर वो अपने दोस्त के पास भी बोलता है तो वो भी उसकी बुराई करता है, क्योंकि उस टाइम तो सुनेगा और कल के जाके कहीं ना कहीं उसको शिकायत करेगा। अगर माँ बाप के पास जाकर रो नहीं सकता, क्योंकि अगर माँ बाप के पास रोएगा तो माँ बाप टूट जाएंगे। तो पुरुष है तो वो अकेले रो रहा है और उसको कोई सुनने वाला नहीं है। उसी के लेकर क्या है मेंस राइट फाउंडेशन, जो पटना में है, अनीसाबाद में, पटना अनीसाबाद में है, पुरुष अधिकार मंच के नाम से जाना जाता है। और ये बिहार का पहला मंच है और देश का भी सबसे टॉप में जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमें अभी हमारे साथ जो भी संपर्क में है, जैसे पुरुष अधिकार मंच से भी हैं और मनवा अधिकार वाले भी हैं, जो उसमें हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में मर्ज भी करेंगे। और हम लोग जो है ना देश का नंबर 1 पे बनने का ये चाहत नहीं है। देश के लोग जो जितने भी पुरुष पीड़ित हैं वो, और जैसे कि देखिए ऐसा नहीं माता पिता से बच्चे भी परेशान हैं और बच्चे से माता पिता भी परेशान हैं, उस तरह की कोई भी घटना है तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और अदरवाइज कोई भी ऐसी कहानी हो, कोई भी पुरुष प्रताड़ित है, जो कि देखिएगा आप
महिला 10-10 साल से किसी के साथ रह रही है, 10-10 साल से रह रही है। अगर पुरुष कुछ भी करता है तो उसमें क्या आवाज उठता है, आता है सीधा कानूनी कार्रवाई होता है, पुलिस उठाता है, उसको उठा के ले जाता है? लेकिन उस महिला पे जांच होना चाहिए कि भाई ये 10 साल से वो कहाँ थी। अभी तक ये महिला कल्याण मंच, बहुत सारी ऐसी चीजें खुली हुई है जो कि वहां पे कुछ जांच पड़ताल नहीं होता। लेकिन हम तो कहेंगे कि दोनों पे जांच होना चाहिए, सिर्फ एक पे नहीं, दोनों पे जांच होना चाहिए। बाकी विशेष हमारे अधिवक्ता हैं, पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, हम उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। जो आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है वो हम आपसे अब पूछ रहे हैं। राहुल जी, क्या आप भी प्रताड़ित हैं? सर, देश में 101% जितने पुरुष हैं प्रताड़ित हैं। अच्छा, बिल्कुल, मैं ये कह नहीं रहा हूँ। ये आपके दिमाग में ये बातें कहाँ से आई कि भाई पुरुष जो है इसका कोई सुनने वाला नहीं है, एक संस्था होनी चाहिए, तो ये कहाँ से बात आई? देखिए, मेरे साथ में बात होता है, जो आप जानते होंगे, देश में अभी दिल्ली में है बरखा तिरहानजी, जो आज से 12-14 साल पहले से चला रही है पुरुष अधिकार मंच, जो एक महिला है। वो उनकी बात करता हूँ, हो सकता है कि वो आएंगे भी इस मंच पे, ठीक है, उनसे, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा, अभी भी मैसेज किया है मैंने, दिखा, तो उनसे भी बातचीत चल रही है। उन्होंने बोला भाई बहुत सारी मंचें हैं पर पुरुषों के लिए नहीं है। अच्छा, ठीक है, पुरुषों के लिए नहीं है। और आज नहीं, आज हमारा बहुत पहले से हमारा ये सब विचार चल रहा था। और मैं थोड़ा दूसरे टाइप का आदमी हूँ, जिस विषय पे मैं सोच लूंगा ना, जान चला जाएगा, लेकिन उस काम को करके रहूंगा मैं। और मेरे मन में मकसद था कि भाई पुरुष अधिकार मंच आना चाहिए, पुरुषों की सुनने के लिए एक मंच होना चाहिए, और तह तक जांच होगी। जो महिलाएं घूमती थी कहीं और, अगर पुरुष पूछता है कहाँ गए थे आप, तो घर में आकर के चूड़ी फोड़ करके उस पर आरोप जो लगाते थे, अब उस पर जांच होगा। 112 बहुत यूज किए आप। अब पुरुष अधिकार मंच है जो हर तरह की समस्याओं को जांच करेंगे। विशेष बड़ी गहराई से आप इस चीज को समझ रहे हैं। चलिए, हम उस तह में नहीं जाएंगे, लेकिन अब एक बड़ा ही जो इम्पोर्टेंट है वो बातें आपसे कर लें आखिर में, कि भाई इस तरह की संस्थाएं जो महिलाओं के लिए खुली हुई है, आरोप ये लगता है कि वो पैसा उगाही का एक जरिया है, तो यहाँ भी वही स्थिति होगी क्या? सर, मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एक ट्रस्ट है। अगर हम किसी को अच्छा भी है और अच्छा उनके लिए करेंगे तो हमारे ट्रस्ट में उनको जो सहयोग होगा डाल देंगे। हमको पैसा नहीं चाहिए, उनके सहयोग, उनकी इच्छा पे, उनकी इच्छा वो डाल देंगे। हमको उसे और विशेष हमको कोई लेना देना नहीं है। बाकी हमारे एडवाइजर हैं, जो उनसे बात कीजिए आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। राहुल जी हैं, यहाँ के निदेशक हैं, इनसे हमारी बातचीत हो गई। अब दीक्षित साहब हैं, यहाँ के अधिवक्ता हैं। भाई अधिवक्ता जी से बात करें। क्या लगता है दीक्षित साहब, जो परेशानी अभी देख रहे हैं, माहौल जो बन रहा है अपने देश में, उसे उबरे कैसे? उस बात से, उस कठिनाई से पुरुषों को उभरने का जरिया क्या है, रास्ता क्या है? कानून में कौन सा एक्ट पुरुषों के लिए बना है, उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए, कानूनी रूप से अगर आप चलते हैं जी, तो कानूनी रूप से हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक ऐसा एक्ट नहीं बना है जो पुरुषों के शोषण से उसे बचाए पत्नी के द्वारा। जी, बट एक राइट सबको है कानून में कि पति और पत्नी में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो पति भी अपनी बातों को कानून के माध्यम से रख सकता है। ये तो सार्वजनिक है कि उसको ये राइट्स मिला है। ये तो देश में देश में ही ये चारों तरफ ऐसा है कि कोई भी लॉ बनता है तो पार्टिकुलर किसी के लिए स्पेशल नहीं बनता है। लेकिन हाँ, औरत के लिए इसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक मतलब कहिए तो स्पेशली एक्ट कुछ होते हैं जिनमें औरत अपनी बातों को जाकर न्यायालय के समक्ष रखती हैं। जैसे कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जैसे 498A, जो कि लोग सुनते हैं कि दहेज उत्पीड़न के मामले में औरतों को ये अधिकार है कि वो पुरुष और उनके परिवारों पर केस करती हैं। इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का भी उनको राइट होता है। DV में वो लोग जाकर अपनी केसेस को कोर्ट में करके, और पुरुष को अगर कोई प्रताड़ित करता है तो उसके प्रति वो लोग करती हैं। बट पुरुष को ऐसा कोई एक्ट नहीं मिला है कि पत्नी प्रताड़ित करे तो वो कहाँ जाए। दूसरी चीज कि ये आपने एक सवाल कहा है कि कैसे इससे बचे, और क्या हमारा इसमें समाज में क्या इस तरह का जो मानसिकता चल रहा है आज के दौर में। तो देखिए, सामाजिक रूप से ये जो चीजें हो रही हैं, इससे बचने के लिए कोई कानून आप बना दीजिए, एक कानून से समाप्त होने वाली नहीं है। कोई भी चीज की आप कानून बनाते हैं या कोई एक्ट पारित होता है हमारे देश में, तो आप देखे होंगे कि उसको जब तोड़ते हैं तभी कानून का उल्लंघन होता है और तभी लोग न्यायालय पहुंचते हैं। तो कानून के एक्ट को अगर मानकर चले तब तो किसी देश में कोई
क्राइम होगा ही नहीं। बट एक सोशली रूप से अगर लेके चले तो सोशल रूप से हम ये आपसे कई चैनल के माध्यम से बताएंगे लोगों को कि लोगों में संस्कार की कमी होते जा रही है, लोगों में जागरूकता की कमी होते जा रही है। लोग जो है आज अपने बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से एकल समाज की जो परिकल्पना हमारे यहाँ की जा रही है कि हम और हमारी पत्नी और हमारे बच्चे, इसके सिवा हमारा परिवार का कोई न रहे, ये सबसे बड़े मुख्य कारण हो रहे हैं ये सब घटनाओं के बीच में। क्योंकि हमारे जो बच्चों की संस्कार हम देते हैं, अपने घर की बेटी बहनों को जो संस्कार हमारे यहाँ दी जाती है, वो कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हो रही है कि वो इस तरह की घटनाएं कर रही हैं और उस चीज को खत्म कर दे रही है जिस चीज के लिए पूरी जीवन, एक लड़का का भी एक वो होता है कि हमारी शादी हो और हमारी शादी में हम इतना सब करें, खुशियां मनाएं, और एक लड़की की भी जीवन की एक सबसे बहुमूल्य क्षण होती है। उस रिश्ते को ये सारमसार किया जा रहा है और ऐसी कंटिन्यू घटनाएं हो रही है। इसके चीज पीछे एक और कुल मिला के दीक्षित साहब ये आप कह रहे हैं कि जो भी परेशानी हो रही है वो लड़की के माता पिता जो संस्कार बाल अवस्था में नहीं दे रहे हैं बेटियों को, इसके वजह से ये परेशानी होती है। अगर पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो चूंकि सब कुछ सीख के वहीं से आ रही है, पहले से उसका कहीं कनेक्शन है और उसके बाद जब वो आती है तो वो कनेक्शन उसका छूटता नहीं है और यहाँ के उसको ड्राम में पति पर जो है वो जो जिसको परमेश्वर कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में, कि उसको भाई कोई ड्राम में काट के डाल दे रहा है, कोई घूमने जा रहा है तो वहाँ धक्का दे दे रहा है, कोई उसको सांप से कटवा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या उसी का ये परिणाम है? ये तो कुछ हाइलाइटेड केसेस हैं जो कि हमारे समाज के सामने, हमारे देश के सामने है, जो हम लोग उसकी विवेचना कर रहे हैं। बट उसके पीछे में भी इतनी कितनी घटनाएं होती है, उसका आप अगर आंकड़ा निकालते हैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग साल में 1 लाख से ज्यादा पुरुष या तो सुसाइड कर दिया जाता है या फिर वो मारा जाता है, और उसके मारने के पीछे उसकी कहीं ना कहीं से उसकी पत्नी की उसमें हाथ होती है। आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें एक न्यूज आया है कि 60 साल के फूफा के कारण, हाँ, भतीजी ने शादी के मतलब फूफा के प्यार में भतीजी जो है वो शादी के बाद पति की हत्या करवा दी। अब बताइए कि 60 साल के उनके फूफा जी थे और 27 साल की ये है और उसके समकक्ष उनके पति है, और क्या चल रहा है देश में कि इस तरह की घटनाएं वो लोग करने के लिए हो जा रही है। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे परिवार में सामाजिकता की ज्ञान और एक संस्कार विहीनता जो हमारे यहाँ फैलते जा रहा है, इसका मुख्य कारण हम ये मानते हैं। आप लाख कानून बना लीजिए, कानून तो बनता ही है टूटने के लिए, तभी तो इस कानून को जब आप तोड़ते हैं तो न्यायालय के शरण में जाते हैं। लेकिन आप जब अपने बच्चों को, आज के 20 साल पहले तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। आज के 20 साल पहले तो हमारे घर के बच्चों का ऐसा संस्कार होता था कि पति को परमेश्वर मानते थे, वो लोग जो है वो खाना नहीं खाते थे, वो खाना नहीं खाते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे समाज में जो हमारी दादी, हमारी मम्मी आज भी हम लोग देखते हैं। बट आज की जनरेशन ऐसे कैसे होते जा रही है कि वो सबसे, अगर आपको अगर शादी नहीं करनी है तो आप पहले बता दो, तो आप पहले नहीं बता रहे हो और उस व्यक्ति को सीधे रास्ते से ही हटाने का रास्ता अपना रहे हो। अब तो सोशल मीडिया पे वकील साहब बहुत सारे रील ट्रेंड हो रहे हैं कि भाई देवर भाभी हैं, देवर की शादी तय हो गई है और दोनों सामने आके वो जो है खड़ा होके ये कह रहा है कि भाई आप, ये मेरे देवर हैं, इनकी शादी फलाने जगह तय हुई है, फलाने की लड़की से तय हुई है, अगर उसका कहीं कोई बॉयफ्रेंड है या कोई है तो पहले बता दो क्योंकि हमें मरना नहीं है। तो अब इस तरह की दहशत जो है वो हमारे देश में तैर रही है, दहशत फैल गया है। तो अब क्या लगता है कि भाई जो स्थिति है कि लोग युवा होने से पहले ही संन्यास ग्रहण कर ले? देखिए, ये तो बात मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये हमारे समाज में जो है इतनी विकृति फैल गई है, बट कुछ परसेंटेज है इसका। हम यही कोशिश करेंगे कि इस परसेंटेज को हम कम करें और गार्जियन तक इस बातों को हम पहुँचाएं कि आप अपने बच्चों को एक ऐसा मार्गदर्शन दें, एक ऐसा संस्कार दें कि इस तरह का नौबत ना आए। दूसरी बात कि हमारे देश में जो ये सुसाइड्स की प्रक्रियाएं होती हैं, लोग अपने पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, अतुल सुभाष की आपने घटना देखा था, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि ये मैन राइट्स फाउंडेशन जो बना हुआ है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर मैं साल में 10 लड़कों का जीवन बचा लेता हूं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरी यही फोकस है कि आप जो अपने दिल की बातों को नहीं कह पाते हैं और कैमरा ऑन कर कर आप सुसाइड कर कर मर जाते हैं, तो हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। और हम अगर कानूनी रूप से कहिए तो कानूनी रूप से, अगर सामाजिकता के रूप में कहिए तो सामाजिकता के रूप
में आपके साथ खड़े होंगे और आपकी वहां तक मदद करेंगे जब तक इसका निस्तारण ना हो जाए। इसलिए हमारी एक सोच आई राहुल जी के साथ मिलकर कि क्यों नहीं पुरुषों के लिए एक ऐसा परामर्श केंद्र खोला जाए जहां उनकी बातों को हम सुन सके, उनके दिल को हम हल्का कर सके। समाज के डर से, अपने परिवार के डर से वो किसी से ज्यादा बोल नहीं पाते हैं और कैमरा ऑन कर सुसाइड कर लेते हैं। वो उसके साथ साथ एक चीज और है, बहुत सारे ऐसे घर में हैं जिसमें पत्नी से ही पीड़ित लोग नहीं है, अपने बहू से भी पीड़ित है। बहुत सारे ऐसे घर ऐसे हैं जहां उनके बाप उनकी बेटी से पीड़ित है, उनकी बेटी उनकी बात नहीं मानती है, वो बोलेंगे कि आप मोबाइल मत यूज करो 2 बजे रात को, वो बोलेंगे ज्यादा बोलिएगा सुसाइड कर लेंगे। तो ये सब चीजों से मैं इसलिए इसको इस संगठन को मैंने ये किया है कि वो लोग आए और अपनी बातों को रखें। हमारी जहां तक क्षमता होगी हम उन्हें मदद करेंगे और उन्हें उनका रास्ता दिखाएंगे, यही मेरा उद्देश्य है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अधिवक्ता हैं हमारे साथ रविरंजन दीक्षित साहब हैं और सारी जानकारी जो होनी चाहिए थी वो हमने इन लोगों से साझा किया है और बातचीत करने का प्रयास किया है, ताकि अगर आप भी दुर्भाग्यवश, अगर आप दुर्भाग्य से इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, घुटन में हैं, तो यहाँ आइए, इन लोगों से बातचीत कीजिए और निश्चित तौर पे लगता है कि आपकी जो समस्या है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो चलिए आगे भी हम बातचीत करेंगे। कोई केस आता है इनके पास तो फिर इनसे मिलेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने किस रास्ते से उसको हैंडल किया है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।